तो एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम इस मैस को इसकी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस B एंड C विद A एज मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स इसमें B और A का डिस्टेंस और A और C का डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अब अगर हम एक वाइब्रेशन की इसमें बात करते हैं तो एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब मैस अपनी मीन पोजीशन A से मूव करेगा B पॉइंट की तरफ विच इज द एक्सट्रीम पोजीशन, B से दोबारा A पॉइंट पे, A से C पॉइंट पे विच इज द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, एंड देन बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो यहां तक इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात भी पता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यहां पे हमने बेसिकली एक वाइब्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे यह पूछा जाए कि हर एक पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा तो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टोटल टाइम इज द टाइम पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, और कैपिटल T को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट के लिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी T/4। अब अगर हमसे यह पूछता है कि हाफ वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा T/2। और अगर हम ये पूछते हैं कि 3 पोर्शंस के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और वहां से फिर अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाए, तो लगने वाला टोटल टाइम जो है उसकी वैल्यू होगी 3T/4। और कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए इसका टाइम कितना आ जाएगा? T के इक्वल आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब इसके बारे में जो हमने बातें यहां डिस्कस की हैं उसको लिख लेते हैं। सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे तो सर्कुलर मोशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस x0 के इक्वल है। और x0 क्या चीज है? x0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें पॉइंट P सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसकी स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। हमारे पास जो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल है? कैपिटल T के इक्वल है। तो हमने यहां पे ये ज्यूम किया हुआ है कि सेम टाइम कैपिटल T में P पॉइंट अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। आप देख सकते हैं कि डायामीटर DE ऑफ द सर्कल, इसका लेवल सेम है एज दैट ऑफ पॉइंट B एंड C। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एक पार्टिकल अपनी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इसको अगर हम साइडवेज देखते हैं तो साइड से देखते हुए हमें वही पार्टिकल जो कि पहले अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था अब एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हर एक सर्कुलर मोशन में एक ऑसिलेटरी मोशन छुपी हुई होती है। अब इसी सिनेरियो को स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी सिचुएशन बन जाएगी। सपोज कर लें कि P पॉइंट जिस टाइम पे हमने प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया है उस वक्त वो O1 से पास कर रहा था, और डेफिनेटली फिर उसका प्रोजेक्शन कहां पे होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल पे, जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जैसे जैसे P पॉइंट अपनी मोशन परफॉर्म करना शुरू करता है उसका प्रोजेक्शन भी उसके साथ साथ एज इट इज मूव करना शुरू कर देगा और दोनों सेम टाइम में D पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद फर्दर जैसे P पॉइंट अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने की तरफ मूव करेगा तो इसी तरीके से इसका प्रोजेक्शन N डायामीटर DE के ऊपर बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अगर हम N की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं तो इसमें O इसकी मीन पोजीशन बन जाएगा, जबकि D और E इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस बन जाते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि D और E का वही लेवल है जो कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने B और C का लेवल डिस्क्राइब किया था। और दोनों सिचुएशंस में यानी कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम और ऑसिलेटर N की मोशन एक ही जितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसकी रीजन यह है कि चूंकि P पॉइंट का टाइम पीरियड वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड से मैच करता है तो डेफिनेटली N जो कि P पॉइंट का प्रोजेक्शन है उसका टाइम पीरियड भी वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के साथ मैच करेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि N की मोशन पॉइंटर P1 मोशन का रेप्लिका है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जिस तरह से वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का पॉइंटर P1 मोशन परफॉर्म कर रहा है, P पॉइंट का प्रोजेक्शन N भी एग्जैक्ट उसी तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि N इज द रेप्लिका ऑफ पॉइंटर P1's मोशन। तो अब हम सर्कुलर मोशन से फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे और उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उससे पहले हम इस प्रोजेक्शन के बारे में जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया उनको, उसी तरह से वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसके बाद सर्कुलर मोशन आ गई, और फिर हमारे पास इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल वही कर्व नहीं है जो कि आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वाले आर्टिकल में इसको एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया था। तो यहां से हमें यह पता चलता है जो वेव फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज साइन वेव, वो साइन वेव होती है।